नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप सभी देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल। दर्शकों, आज दिन रविवार का और वक्त शाम की चाय का। आज का दिन वैसे भी खास है क्योंकि जिसका इंतजार काफी समय से हो रहा था, अब परिणाम सामने है। हम बात कर रहे हैं स्थानीय नगर निकाय चुनाव की। देखिए, नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और सत्ता पक्ष के लिए ये चुनाव काफी दुखदाई लग रहे हैं, जबकि विपक्ष के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। यहाँ 4 नगर निगमों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3 पर भाजपा ने कमल खिलाया है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस ने कहाँ चूक की, भाजपा को कहाँ बढ़त मिली, इन तमाम सवालों पर बगैर लाग लपेट के आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे संपादक प्रदीप चौहान जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। नमस्कार सभी को। जी। सर देखिए, सीधा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आज जो चुनावी परिणाम सामने आए हैं, उससे कहा जा रहा था कि सत्ता का सेमीफाइनल है और ये नतीजे आने वाले 2027 के चुनाव की राह लगभग तय करेंगे। तो इनमें कांग्रेस की चूक कहाँ रह गई और भाजपा को बढ़त कहाँ मिली? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सुने ना, ये जो नतीजे आए हैं, इनको अगर आप इनका विश्लेषण करना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से इनको 3 मापदंडों पे आपको विश्लेषण करना पड़ेगा अलग-अलग तरीके से, फिर उसमें से एक चीज़ निकलती है, निष्कर्ष निकलता है और एक चीज़ ऐसी है जो दोनों पार्टियों पे लागू होती है, इन चुनाव ने जो दोनों पार्टियों के लिए दिखाया है। तो हमको उस तरह से इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। पहले तो आपको इस आधार पर करना पड़ेगा पहला विश्लेषण कि अलग-अलग जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अलग-अलग निगम है, वहाँ क्या-क्या अलग चीज़ आपको देखने को मिली। अगर आप पहली बात कीजिए पालमपुर, क्योंकि कांग्रेस ने जीती है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए जी, पालमपुर बुटेल परिवार ने फिर साबित किया, आशीष बुटेल ने खास करके साबित किया कि अभी भी उनकी पकड़ जस की तस मजबूत है। आशीष बुटेल कंपैरेटिवली यंग जनरेशन के नेताओं में आते हैं, मुख्यमंत्री के खासम खास भी है और उन्होंने डिलीवर भी करके दिखाया है और उन्होंने आप देखेंगे कि जितने भी और कॉरपोरेशन थी वहां पर पूरी फौज उतरी हुई थी सरकार की। पालमपुर में सबसे कम थे, पालमपुर में सबसे कम लोगों को जाने की जरूरत पड़ी क्योंकि वहां पर बुटेल को शायद अपने काम पर और अपने उस पर दम पे भरोसा था। फिर आइए आप धर्मशाला। धर्मशाला में देखिए आपने विधान पंचायत चुनाव और उसमें बेशक अनुराग शर्मा को राज्यसभा सांसद बना के कांगड़ा में एक पैठ बनाई, जो दिखा कि हाँ, कांग्रेस ने वहाँ पैठ बनाई। लेकिन जब बात धर्मशाला की आती है, तो धर्मशाला में फिर साबित कर दिया कि सुधीर शर्मा का काट अभी तक आप नहीं निकाल पाए हैं। सुधीर शर्मा आज भी अपने गढ़ में मजबूत हैं और इसीलिए शायद इतना कॉन्फिडेंस उनमें आता है कि जो सीधे मुख्यमंत्री पर प्रहार करते हैं। तो सुधीर शर्मा का आपके पास अभी तक अल्टरनेट नहीं मिला है, धर्मशाला ने ये साफ बता दिया। अब आइए मंडी। मंडी में जयराम ठाकुर का गढ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जयराम पे बहुत कुछ दांव पर था क्योंकि अगर मंडी कहीं कांग्रेस जीत पाती तो जयराम ठाकुर मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो जाते बीजेपी की तरफ से, अपने आप को कहीं पीछे पाते फिर। उनके लिए भी जी, करो या मरो वाली स्थिति थी। तो जयराम ठाकुर ने अपना पूरा दम लगाया वहां पर और उन्होंने काम भी किया और उनका गढ़ है, मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मंडी में मुझे इतनी हैरानी नहीं मंडी में, बल्कि एक और फैक्टर ने बहुत काम किया कांग्रेस के खिलाफ, वो है गलत कैंडिडेट सिलेक्शन, जिसका जी, सबसे बड़ा उदाहरण है अलकनंदा हांडा। हम यूनिवर्सिटी टाइम से उनको जानते हैं, बहुत डेडिकेटेड वर्कर हैं और मेरे ख्याल 4 या 5 बार से लगातार पार्षद थी। उनका आपने टिकट काट दिया, उनका टिकट काट दिया, वो उनको इंडिपेंडेंट खड़ा होना पड़ा और आज वो जीत के दिखाया उन्होंने फिर से कि वो एक्चुअल में अपने इलाके में अपने दम पर, अपने उस पे जो है रिश्तों पे जीतती है, अपने काम पर जीतती है। एक बड़ा अजीब सा संयोग है कि वहां पर अलकनंदा हंडा और सोलन की अगर आप बात करें, क्योंकि अगला सोलन है, वहां पर एक सुषमा शर्मा है जिनकी टिकट काटने की हर बार कोशिश की जाती है। इस बार उनके खिलाफ एक आजाद उम्मीदवार को खड़ा किया गया, वो फिर भी सुषमा शर्मा जीत गई, वहां पर चौथी बार लगातार जीत गई। वहां पर अलकनंदा हांडा जिनकी टिकट काटी गई दी गई थी कांग्रेस की तरफ से, वो भी जीत गई है। तो दरअसल ये जो निगमों के चुनाव है ना, ये आपके निजी व्यवहार, आपके द्वारा किए गए काम और आपके निजी रिश्तों पर भी बहुत अहम वो करता है, रोल प्ले करता है, क्योंकि हिमाचल के नगर निगम छोटे छोटे हैं। कोई हमारे यहाँ पर जी, बहुत बड़ी नहीं है कि भाई दिल्ली मुंबई या बड़े शहरों की तरह जहां पर 15-15 लाख वोट है, आपके पास 20-20 लाख वोट है, इतना नहीं है। यहाँ
यहाँ वन टू वन रिलेशन, आप एक दूसरे को जानते हैं तो ये काम करता है। तो वहां ये गड़बड़ कर गई कांग्रेस के लिए, गलत कैंडिडेट सिलेक्शन और जयराम ठाकुर के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन का होना। अब आइए आप सोलन में। सोलन में जहां कहा जा रहा था कि कांग्रेस शायद निकाल जाएगी, वहां कांग्रेस के हाथ में हार लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह मुझे जो समझ में आ रही कि कांग्रेस में सोलन में लोगों ने कांग्रेस को इसलिए रिजेक्ट किया कि एक तो पहले भी जो कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, काफी वादे पूरे नहीं हुए, वो तो है ही है, वो एंटी इनकम्बेंसी कह ले आप, जो मर्जी कह ले, वो है। लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर मुझे ऐसा लगा कि सोलन वासियों को एक मैसेज क्लियरली मिल गया कि जो धनीराम शांडिल यहाँ से आपके विधायक है, कांग्रेस के जो मंत्री हैं, ये उनका आखिरी टेन्योर है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अब इसके बाद वो अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, अब वो तो पार्टी डिसाइड करेगी कि उनके बेटे को टिकट देते हैं या किसको देते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन इतना मैसेज पूरी सोलन को चला गया था कि धनीराम शांडिल अब नहीं होंगे आपके विधायक। तो धनीराम शांडिल नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है। जो फेंस सिटर वोटर होते हैं, जो डिसाइड नहीं कर पाते कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, तो जब उनको दिख रहा है कि धनीराम शांडिल नहीं है, दूसरी तरफ बिंदल जो प्रदेश अध्यक्ष है वो सोलन में पूरा खूंटा गाड़े बैठे हैं, उनका इलाका है। और दूसरी बात यह है कि लगातार 2 बार से यहाँ बीजेपी जो है, कांग्रेस जो है वो विधायक बना रही है। इस बार लोगों को लग रहा है कि अगर कहीं बीजेपी की हवा चल रही है और बीजेपी का बन जाए तो हमें भी उनके साथ जाना चाहिए, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को चुना। धनीराम शांडिल का आखिरी होना और रिटायरमेंट की तरफ जाना और इसकी पूरी खबर फैल जाना, एक बहुत बड़ा मेजर रहा। और दूसरा, जिनको कांग्रेस ने यहाँ जिम्मेदारी दी थी, लोकल नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, जो शिमला से आए थे वो नहीं, उनके जो खुद के व्यवहार है वो ठीक नहीं है। बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि जो है वो आगे दावेदारी करना चाहते हैं धनीराम शांडिल जी के बाद, उनका व्यवहार ठीक नहीं है। वो राजनीति इस व्यवहार से नहीं चलती। राजनीति में तो आपको रीढ़ की हड्डी को, जब तक आप चुनाव नहीं जीतते ना, तो रीढ़ की हड्डी को भूल जाना पड़ता है कि आपके पास रीढ़ की हड्डी भी कोई, जुबान में जो है वो मिठास भर भर के रखनी पड़ती है, लेकिन आप अकड़ के चलोगे तो नहीं होगा। तो वहां वो चीज भी लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए बिंदल का जो यहाँ पर जुटना, धनीराम शांडिल का रिटायरमेंट और एंटी इनकम्बेंसी, ये 3 फैक्टर सोलन में जबरदस्त तरीके से बीजेपी के लिए काम कर गए। तो ये हुआ दूसरा वो। तीसरा, एक बात और साफ हो गई इन चुनाव में। आपको मालूम है कि सुक्खू जी ने ऐलान किया था शायद मंडी में ना कि 50 लाख पर अवार्ड जी, देंगे। जी, जी, तो जी। एक बात फिर साबित हो गई कि जो कैश स्कीम्स की बात होती है, जो फ्रीबीज की बात होती है, वहां पर लोग अभी भी कांग्रेस पे विश्वास नहीं कर पा रहे। अगर यही ऐलान कहीं बीजेपी ने किया होता तो उन पर तुरंत लोग विश्वास करते। वो शायद इसलिए कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री डिलीवर कर रहे हैं चीजों को, वो चाहे वो आपको फ्री राशन वाला हो, चाहे वो जो भी स्कीम्स है, पेंशन है, सब है, वो डिलीवर हो रहा है। कांग्रेस पे विश्वास नहीं कर पा रहे लोग। कांग्रेस, आपने दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा, कांग्रेस भी वादा करती है कि हम महिलाओं को ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते उन पे, इनकी बात पे विश्वास कर लेते हैं। यही शायद सुक्खू जी के साथ हो गया कि सुक्खू की बात पे लोगों को विश्वास नहीं है। उसका कारण ये भी है कि जब सुक्खू जी सरकार सत्ता में आई थी, कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो बहुत सी गारंटियां दी गई थी, बहुत से वादे किए गए थे। वो वादे अभी भी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुए। जो 10 गारंटियां दी गई थी वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुई। आपने महिलाओं को जो सम्मान राशि देने की बात की थी, वो अभी भी कंप्लीटली लागू नहीं हुई है। तो लोगों को विश्वास नहीं है कि आप 50 लाख या 50 करोड़ भी कहते तब भी शायद लोगों को विश्वास नहीं आता। तो इसका मतलब आप 3.5 साल हो गए हैं आपको, तकरीबन तकरीबन, इसका मतलब लोग आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे। लोग आपके पास, आप अगर फ्रीबीज बांटने की कोशिश करेंगे तो लोग आपसे ज्यादा बीजेपी की बात पर विश्वास करेंगे। तीसरा मेजर कारण यह है कि सरकार की क्रेडिबिलिटी, जिसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, बहुत बुरी तरह से लोगों ने रिजेक्ट किया। बहुत बुरी तरह से लोगों ने दिखाया कि सरकार पे उनको विश्वास नहीं है। हालांकि मैं फिर कहूंगा ये शहरी निकाय चुनाव है, ग्रामीण इलाके में हो सकता है चीजें कुछ और हो, लेकिन किसी भी स्टेट में जब आप जाते हो विधानसभा चुनाव से पहले, तो जो निकाय चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, उसको सेमीफाइनल इसलिए कहा जाता है कि वो अक्सर, आपने देखा होगा, विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले होते हैं। और वो रिफ्लेक्शन होता है, जब भी जो उन निकाय चुनाव में इसमें चीजें जो रिजल्ट आता है वो आपको विधानसभा चुनाव में
रेप्लिकेट होता काफी हद तक नजर आता है। अब कल पंजाब के चुनाव नतीजे आए स्थानीय निकायों के, वहां पर आम आदमी पार्टी ने जो है, क्योंकि उनकी सत्ता है, उन्होंने जो है बाजी मारी है, कांग्रेस वहां दूसरे नंबर पर रही है। तो वहां पर जो है वो आम आदमी, वहां भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, या हिमाचल में भी अच्छी खबर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ अच्छी बात कांग्रेस के लिए ये है कि अभी वक्त है तकरीबन पौने 2 साल का। देखिए, भारतीय चुनाव है ना, भारत में चुनाव दुनिया के दूसरे देशों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यहाँ आपका चुनाव एक हफ्ते में खराब हो सकता है, और यहाँ आपका चुनाव एक हफ्ते में बन भी सकता है। अभी यहाँ तो वक्त 1.5 पौने 2 साल का वक्त है। आप अभी अगर रेक्टिफाई कर लें चीजों को, अभी एक्शन लेना शुरू कर दें चीजों को, तो शायद चीजें काफी हद तक बदल जाएंगी। लेकिन अगर अब भी इसको रेड अलर्ट ना माना गया, इसको रेड फ्लैग ना माना गया, और आप अभी उसी तरीके से चलते रहे जैसे अब तक चल रहे थे, तब यही नतीजे आपको विधानसभा चुनाव में रेप्लिकेट होते नजर आ सकते हैं। एक चीज और मैं बोल रहा था कि दोनों पार्टियों के लिए इन चुनाव से निकली है, वो ये है कि इन चुनाव ने एक और साबित कर दिया कि दोनों ही पार्टियों में, आज के दिन भी दोनों ही पार्टियों में पैन हिमाचल एक भी नेता नहीं है। ना सुक्खू जी है, ना जयराम ठाकुर है, ना कोई और है। वो जो एक जमाना हुआ करता था कि वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल, या वीरभद्र सिंह और शांता कुमार पैन हिमाचल लीडर हुआ करते थे, वो आज भी नहीं है दोनों पार्टियों के पास। दोनों पार्टियों के लोकल नेता है, सब अपनी अपनी सीटें और अपने अपना इलाका बचाने में लगे हुए। किसी की पैन हिमाचल मेरे को कहीं भी प्रेजेंस नजर नहीं आई। कहीं नजर नहीं आया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का इफेक्ट मंडी में पड़ रहा है, सुखविंदर सिंह सुक्खू का इफेक्ट धर्मशाला में पड़ रहा है, या सुक्खू का इफेक्ट सोलन में पड़ रहा है। इसी तरह बिंदल का इफेक्ट या जयराम ठाकुर का इफेक्ट पालमपुर में पड़ रहा है, नहीं दिखाई दिया। अपने अपने क्षत्रप है, सब अपने अपने जिले के, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता है। पैन हिमाचल एक भी नेता नहीं है। तो इसका मतलब ये भी तय है कि जब भी कोई सत्ता में आएगा, जो पार्टी हाईकमान चुनेगी मुख्यमंत्री वो बनेगा। लेकिन अगर दोनों पार्टियां ये सोचे कि अगली बार यही चेहरा हमें दोबारा जिता देगा, तो वैसा चेहरा अभी दोनों पार्टियों के पास नहीं है। इन स्थानीय निकायों ने ये भी तय कर दिया। जी सुनैना। जी सर, आपने काफ़ी सारे मापदंडों पर बता दिया है, पूरा विश्लेषण किया है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि ये अभी स्थानीय निकाय चुनाव है, पूरी तरह से आगे की परिस्थितियाँ इन पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन एक कहा जाता है कि वेव बननी शुरू हो जाती है, एक लहर आ जाती है और भारतीय जनता पार्टी जैसी आक्रामक विपक्ष में बैठी पार्टी, क्या आपको नहीं लगता कि इसी मुद्दे को आगे तक भुनाने का, क्योंकि अभी सरकार के पास पौने 2 साल का कार्यकाल बचा है और भारतीय जनता पार्टी ये ज़रूर भुनाएगी कि जो पिछले 3 सालों में नहीं हो पाया, वो आने वाले 2 सालों में ऐसा क्या ही कर लेगी कांग्रेस पार्टी? नहीं, देखिए सुनैना, इसमें मैंने मैंने ये कहा कि अगर रेक्टिफाई नहीं किया, तो ये नतीजे रिपीट होंगे विधानसभा चुनाव में। अच्छी सरकारें, अच्छी पार्टी वही होती है जो चीजों को वक्त रहते सुधार ले। मैंने इसलिए कहा कि 1.5 पौने 2 साल का वक्त बहुत होता है, बहुत होता है अगर आप चीजों को सुधारना चाहो तो। क्योंकि कमियां आपके सामने आ गई हैं। अब मुझे मालूम है क्या होगा, ये इस चीजों को छुपा दे। अब रात को या कल जिला परिषद बीडीसी के रिजल्ट आएंगे, पंचायत, दोनों पार्टियां अपने अपने पोस्टर बनाएंगी, दोनों पार्टियां क्लेम करेंगी कि हमने ज्यादा जीता, हमने ज्यादा जीता, हमने ज्यादा जीता। और उस शोर शराबे के बीच में कहीं ना कहीं ये जो नतीजे सरकार के विरुद्ध दिखे हैं, इनको ढक दिया जाएगा। प्रॉब्लम कांग्रेस की ये है, सबसे बड़ी पूरे देश में प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस जो है ना, उस कबूतर की तरह जो बिल्ली देख के आंखें बंद कर देती है, और उसे लगता है कि बिल्ली मुझे नहीं देख पा रही। दरअसल बिल्ली देख ही नहीं रही, बिल्ली दबोचने के लिए भी तैयार बैठी होती है। इसी तरह से इन चीजों को ढक दिया जाएगा, इनको जो है वो इस पे बात नहीं होगी। लेकिन हकीकत यही है कि अगर इस पे काम नहीं किया, ये सिर्फ नाराजगी में, आप खुद सोचिए सुने ना, आप भी इतनी दूर से ऑफिस आती हैं, बस में आती है, सब आती है। केंद्र सरकार ने अभी 3 या 4 बार पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ा दिए, ठीक है, चीजें महंगी हो गई, सब कुछ हो गई। वो इफेक्ट कहाँ करती है ज्यादा? ऐसी चीजें शहरी इलाकों में ज्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि शहरी इलाकों को सब कुछ जो है वो खर्चा भी ज्यादा होता है, उनका कैश पे ही सब कुछ चलता है, ट्रेवलिंग भी उनकी ज्यादा होती है। वहां अगर शहरी इलाकों में ये मुद्दे नहीं चल रहे हैं, वहां आपकी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है स्टेट गवर्नमेंट से, अगर वो उस पर ज्यादा भारी हो रही है,
तो आप सोचिए ना फिर कि अब जब तक विधानसभा चुनाव आएँगे तब तक तो ये सारी चीज़ें भी कहीं पीछे रह जाएँगी, क्योंकि इस वक़्त तो सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं ना, गैस, पेट्रोल वग़ैरह इनकी कमी, महँगाई, डॉलर इतना महँगा हो गया सब कुछ। ये तब तक तो डेढ़ पौने 2 साल में तो चीज़ें मोदी जी कहीं कहीं की कहीं ले जाएँगे। तो अगर अभी ये आपके एंटी इनकम्बेंसी पर भारी नहीं पड़ पा रहे, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा रेड सिग्नल है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसको आपको अभी अगर ठीक नहीं किया, शुरू इस पे अभी से काम शुरू नहीं किया, तो आगे मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, एक चीज़ और साफ हो गई इसमें, आइदर बीजेपी, आइदर कांग्रेस, दोनों पार्टियों में अंदर बहुत, बहुत सिरफुटअव्वल है। सबने अपने-अपने इलाके बचाने की कोशिश की है, सबने अपना-अपना देखने की कोशिश की है, सबने अपने आप को गुड बुक में लाने के लिए देखिए जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उसी की कोशिश की है, उसी में सब कुछ है। किसी ने कलेक्टिव एफर्ट दोनों पार्टियों में मुझे नहीं दिखा कलेक्टिव एफर्ट करते हुए। अब हम जैसे सोलन में बैठे हैं, आपने देखा यहाँ कितने मंत्री आए, कितने जी। पूरे जो है 5-6 मंत्री शायद यहाँ उतरे थे, धनीराम शांडिल खुद यहीं से है। धनीराम शांडिल के लिए कांग्रेस के लिए ब्रेड फील्ड वही था कि आप सोलन से पहले वो मेरे ख्याल से अपना कंडाघाट की नगर पंचायत हार गए थे, वो भी सोलन कॉन्स्टिट्यूंसी में आता। अब आप सोलन नगर निगम भी हार गए हैं, तो इसका मतलब आप तो अपनी विधानसभा पूरी तरह से हार गए हैं। जब वहां पर आपको सिग्नल मिल गया था कंडाघाट से, उसके बाद क्या किया? कुछ भी नहीं किया ना। इन कैंपेन जो किया, कैंपेन को बदलने की कोशिश नहीं की, जो प्री डिसाइडेड था कि हम इन-इन मुद्दों पर कैंपेन करेंगे, इन-इन मुद्दों पर वोट माँगेंगे, वही प्री डिसाइडेड आपने किया। स्ट्रैटेजी जो है ना वक़्त के हिसाब से चेंज नहीं की। हालाँकि बीजेपी ने कुछ चेंजेस किए, बीजेपी ने कई जगह पर मुद्दे जो उठाना चाह रही थी, वो मुद्दे नहीं उठाए। जैसे खास करके पानी की कमी का मुद्दा बहुत सारी जगह था, लेकिन जैसे सोलन में था, लेकिन फिर बीजेपी को लगा कि भई हम भी तो थोड़ी देर दिन उसमें थे, तो हम पे भी ये चीज़ बूमरैंग होके आ सकती है। तो उन्होंने लेकिन स्ट्रैटेजिकली बड़े स्टाइल से चीज़ें चेंज की है। और सबसे बड़ी बात, जो बीजेपी और संघ का जो कार्यकर्ता है या उनसे जुड़े जो लोग हैं, क्योंकि ये शहरी निकायों के चुनाव थे, तो आपको पता है शहरों में जो वोट है, बनिया वोट बहुत बड़ी तादाद में होता है, और बनिया वोट अक्सर बीजेपी के साथ माना जाता है, ट्रेडिशनली बीजेपी का वोट रहता है। लेकिन वो डेडिकेटेड होता है, वो सिर्फ अपना वोट तय नहीं करता, वो अपने आस पड़ोस वालों को भी तय करता है, उनको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है कि देखिए क्यों हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है, क्यों हमारे लिए बीजेपी का यहाँ पर नगर निगम में होना जरूरी है, हम कि वो क्या कर सकती है क्या नहीं। उधर कांग्रेस का जो डेडिकेटेड से डेडिकेटेड वोटर भी है, वो अपनी श्योरिटी तो दे सकता है, लेकिन किसी और को कन्विंस करने का रिस्क आज की डेट में नहीं लेता है। पहले लेते थे, जब तूती बोलती थी कांग्रेस की। आज की डेट में कांग्रेस का वोटर भी किसी और को कन्विंस करने का रिस्क नहीं लेता है। सत्ता कांग्रेस की है आपके पास, यहाँ पर आपकी सरकार है। बावजूद इसके, आपकी सरकार होने के बावजूद, आपका कार्यकर्ता घर क्यों बैठा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्यों आपका कार्यकर्ता ये कहता है कि हमारे ऊपर जो बीजेपी के वक्त में केस लगे थे, वो केस तक तो अभी तक हमारे हटे नहीं हैं, तो हम क्यों घर से बाहर निकले? जब कार्यकर्ता ऐसी बात बोलने लगे ना, तो आपको सोचने पर मजबूर हो जाना चाहिए कि क्या है? या तो अगर आपने सोच रखा है कि फर्स्ट और आखिरी टर्म है मेरी, तब अलग बात है, वो अलग चीज़ है, फिर तो कुछ भी ना करें तो भी हो रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि अपनी राजनीतिक पारी को लंबा करना चाहते हैं, रेड फ्लैग रेड फ्लैग है, तुरंत रिपेयर कीजिए। चीज़ें फिर कह रहा हूँ, डेढ़ साल में राजनीति में बहुत कुछ पूरी बाज़ी पलटी जा सकती है। वक़्त डेढ़ साल का बहुत भी है और बहुत कम भी है, दोनों एंगल से आप इसको देख सकते हैं। जी। देखिए, समय का थोड़ा अभाव है सर। एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपने पूरी गहराई के साथ कांग्रेस की पूरी जड़ों तक हमें पहुँचाया है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है। और मुझे याद है जब कांग्रेस के संगठन विस्तार के संगठन बनाने की कवायद चल रही थी, तो लगभग 1 साल तक हमने और आपने इस पर चर्चा की थी। तो अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं विनय कुमार और नया-नया संगठन तैयार हुआ है। बावजूद इसके अब सवाल उठेंगे कि संगठन में कहाँ कमी रह गई, क्योंकि नगर निगम के नतीजे जो सामने आए हैं और बदलाव की जो आपने बात की है, चर्चाएँ हैं कि सुक्खू कैबिनेट में भी काफ़ी बदलाव हो सकते हैं, फेर-बदल होने की चर्चाएँ हैं, एक मंत्री पद अब भी खाली है। क्या इन बदलावों के बाद अगर अभी सरकार सँभल जाती है और तेज़ी से बदलाव करती है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में स्थिति सँभल सकती है?
और कौन से होना वो चाहिए बदलाव है जो डेफिनेट। सरकार को अभी करने चाहिए? सुने ना, देखिए, अब कौन से बदलाव होने चाहिए ये तो मैं कोई नहीं होता कहने वाला उनकी, लेकिन ये है कि मंत्रिमंडल में बदलाव बहुत ज़रूरी है। इन अब तो कन्फर्म हो गया ना कि मंत्रिमंडल में बदलाव होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको विधानसभा चुनाव जीतने के लिए लड़ना है, सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी के लिए लड़ना है तो अलग बात है। जीतने के लिए लड़ना है तो सबसे पहले देखिए, ये तो यहाँ पर इतना एंटी इनकम्बेंसी दिखा है, दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं, जो मुद्दे इस वक़्त चल रहे हैं, वहाँ भी कैबिनेट में रिशफ़ल की बात चल रही है। उनको भी समझ में आ रहा है कि बदलाव की ज़रूरत है, तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, कैबिनेट में बदलाव की ज़रूरत है, नए चेहरे। देखिए, आप सुने ना, आप मुझसे बहुत छोटी हैं, आप चीज़ बताइए, ये आपने नगर निगम के प्रचार देखे, आपने पंचायतों के प्रचार देखे, यहाँ जो पार्टी प्रचार कर रही थी, ख़ास करके कांग्रेस की बात करूँगा मैं, किसी से भी आपने ये मुद्दा सुना जो पूरे देश में चल रहा है आपके उम्र के लोगों का? ये जो पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, नीट का जी नहीं। मामला, नहीं ना? नहीं सुन रहे। जबकि 2029 तक 22% वोट जेन ज़ी का होगा, 22% वोट जो 25-26 साल तक के होंगे। उसको आप एड्रेस ही नहीं कर रहे, और शहरों में ही ज़्यादा ये रहते हैं जो जेन ज़ी, खास करके नीट और इसका जो फ़र्क जिसको पड़ता है कैंसल होने का। आपने एड्रेस ही नहीं किया। आपने घेरने की कोशिश ही नहीं की बीजेपी को कि अरे, उल्टा अगर बीजेपी होती ना, कहीं कांग्रेस राज में ये पेपर लीक हुए होते, ये सारे मामले हुए होते, बीजेपी इसी को मेन मुद्दा बनाती कि और लोगों को कहती कि देखिए, अगर ये आ गए तो आपके यहाँ पर पेपर लीक हुआ करेंगे और आपके बच्चों का भविष्य ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरी गेम पलट गई होती। लेकिन मैंने नहीं देखा किसी कैंपेन में किसी नेता ने, किसी उसने इस तरह की कोई बात की हो, नहीं की। और दूसरी बात, अरे पूरा देश, पूरा आपकी खुद की पार्टी का जो मुखिया है राहुल गांधी, वो कांग्रेस की एक शक्ल बदलने की कोशिश कर रहा है। वो नए लोगों को, थोड़े से युवा लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहा है। आप जनता के बीच में किनको भेज रहे हो? जो फटे पुराने यूज्ड चले हुए कारतूस ऐसे चेहरे हैं। मैक्सिमम यूज़ किसका होना चाहिए? मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए था आपके जो यंग एमएलएज़, यंग नेता हैं, उनको आगे लाना चाहिए था। शहरों में और गाँव में ना बड़ा फ़र्क होता है। शहरों में ज़रा लोग जो है ना वो बातों में बहुत उससे आते हैं, उनको ज़रा लॉजिक देना पड़ता है हर चीज़ के पीछे। गाँव के लोग थोड़े भोले-भाले होते हैं, वो ब मीठी बातों में उसमें आ जाते हैं, और बुज़ुर्ग, अगर कोई बुज़ुर्ग नेता आ रहा है तो उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं कि भाई बुज़ुर्गवार आ रहा है। शहरों में अब ऐसा नहीं रहा, शहरों में कहते हैं कि आप तो रिटायर हो जी, रिटायर नहीं, रिटायर वालों की नहीं बात सुनाओ, अब आप बताओ, कोई नया बताओ वो क्या करेगा आगे? उनको यहाँ पर लाने की बजाय कांग्रेस पुराने वही मुद्दे, हमने ये किया, हम वो करेंगे, हमने ये किया, उस पे कर रहे हैं। ना नीट की बात हो रही, ना पेपर लीक की बात हो रही, ना सीबीएसई की बात हो रही। अरे बीच चुनाव में आपको इतने बड़े मुद्दे मिले थे, कुछ कैश नहीं किया आपने, तो फिर अब ऐसी स्ट्रैटेजी रहेगी तो फिर सत्ता का सेमीफाइनल तो हारे ही हारे। अब फाइनल पता नहीं, आज देखेंगे आरसीबी जीतती है या गुजरात जीतती है, उसी के हिसाब से हम भी कैलकुलेट करेंगे। जी। जी। देखिए आपके इस पूरे विश्लेषण का जो निष्कर्ष मुझे समझ आता है, वो यही है कि अभी कुछ समय बाकी है। समय रहते अगर समाधान निकाल लिया जाए, बदलाव कर लिया जाए, तो शायद आगे नैया पार हो सकती है, वरना आगे के लिए सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए राह काफ़ी कठिन होने वाली है। फिलहाल आज की इस चर्चा में मुझे लगता है इतना काफ़ी है और हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें भी इस चर्चा पर जो विश्लेषण हमने किया है, वो समझ आ गया होगा कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की चूक कहाँ रह गई और आगे संभावनाएं क्या है उनके सुधार के लिए। तो आज की इस चर्चा के लिए फिलहाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपने अपना समय हमें दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।